नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि ललिता की गिरिंद्र से शादी तय हो जाती है। साथ ही हमने सुना कि ललिता के मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसी कारण से उनका परिवार कलकत्ता छोड़कर गिरिंद्र के गांव जा रहा है, शायद हमेशा के लिए। अब विस्तार से जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं कहानी के अंतिम भाग की ओर, भाग 7। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को इतना प्रेम देने के लिए। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। लगभग 1 वर्ष बीता। गुरुचरण बाबू के मुंगेर जाने पर भी स्वास्थ्य को कोई लाभ न पहुंचा और वो इस संसार को छोड़कर चल दिए। गिरिंद्र उनको बहुत मानता था और उसने उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी। आखिरी दम निकलने के समय गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था कि किसी अन्य की भांति उनके परिवार का बहिष्कार किसी दिन न करे। अपनी इस घनिष्ठता को आत्मीयता का स्वरूप देते। इस संकेत का अभिप्राय यह था कि वो अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करना चाहते थे। गुरुचरण बाबू ने गिरिंद्र से कहा, यदि मैंने ये सुखदाई नाता अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, परलोक में बैठकर सुखपूर्वक देख सकूंगा। बेटा, याद रखना कि मेरी इस इच्छा पर कहीं कुठाराघात न हो जाए। गिरिंद्र ने खुशी से गुरुचरण बाबू की अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। इधर भुवनेश्वरी गुरुचरण बाबू के कलकत्ते वाले मकान के किराएदारों से उनका हाल मालूम कर लिया करती थी। गुरुचरण बाबू के परलोक सिधार जाने की बात भी उन्हें उन्हीं से मालूम हुई थी। एक दारुण घटना शेखर के घर में भी घटी। एकाएक नवीन बाबू भी ये लोग छोड़ चले। भुवनेश्वरी के हृदय पर तो जैसे सांप लूट गया। असह्य वेदना के कारण उनमें उन्माद समा गया। वो अपने चित्त की शांति के लिए घर का काम काज अपनी बड़ी बहू पर छोड़कर काशी चली गई। जाते समय कह गई थी कि अगले साल शेखर के विवाह के समय सूचित करना, मैं आकर विवाह कर जाऊंगी। ब्याह का सभी इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक शेखर का ब्याह हो गया होता, परंतु एकाएक नवीन बाबू के देहावासन के कारण 1 साल के लिए टल गया। लड़की वाले अब और अधिक दिन रुकना नहीं चाहते थे। इसी कारण कल उन्होंने आकर तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह हो जाएगा। शेखर अपनी मां को लिवा लाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की याद आई। उसका ये सब काम ललिता ही किया करती थी। ललिता को गए हुए लगभग 3 साल गुजर गए। इस बीच में शेखर को उसका हाल चाल न प्राप्त हो सका था। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इस ओर उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई। ललिता से वो घृणा करने लगा था, परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ और वो ललिता के समाचार पाने की इच्छा करने लगा। वो सुख में होगी, उसकी शादी कैसे हुई, भली प्रकार हुई अथवा नहीं, अब उसे कोई दुख तो नहीं है। ये सब बातें जानने को वो व्याकुल हो उठा। गुरुचरण बाबू के कलकत्ते वाले मकान के सभी किराएदार घर छोड़कर चले गए हैं। मकान खाली पड़ा है। शेखर के मन में आया कि वो गिरिंद्र का हाल चारू के पिता से पूछे। थोड़ी देर कपड़े रखना भूलकर उसने संदूक खुला पड़ा रहने दिया और झरोखों से बाहर की ओर झांकता रहा। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अन्ना काली की मां बुला रही हैं। शेखर ने उसकी ओर देखकर आश्चर्य के साथ पूछा, कौन? अन्ना काली की मां? दासी ने गुरुचरण बाबू का मकान बताते हुए कहा, जी, हमारी पड़ोसन अन्ना काली की मां कल रात को बाहर से आई हैं, वही है। अच्छा जी, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नीचे आया। दिन समाप्त होने पर आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देखकर वो बड़ी हृदय विदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरुचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। उसकी करुणा भरी चीख से शेखर की आंखों में भी आंसू भर आए। अपनी धोती के किनारे से उसने आंसू पोंछ डाले। केवल गुरुचरण बाबू की याद करके ही नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में उसके आंसू निकल आए। दिन समाप्त हो गया। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया। फिर थोड़ी देर ठहर कर चली गई।
शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगिनी समझ लिया था, इसलिए शेखर ने उस 17 वर्षीय पराई नववधू की ओर निगाह नहीं की और न खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से वो देख पाया, उससे यह अनुभव किया कि ललिता दुबली पतली हो गई है। उस विधवा ने चीखना समाप्त करने के बाद जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। वो चाहती है कि अपना मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। इस घर को शेखर के पिता पहले ही से खरीदने के इच्छुक थे, अतः यदि ठीक दाम देकर शेखर मकान को ले ले तो उसे अति हर्ष होगा। कारण ये कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और उसके लिए उसे मोह तथा शोभ न रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि कभी यहां आने पर उसकी 2-4 दिन ठहरने के लिए हास्य तो मिल जाएगा। ये बातें सुनकर शेखर ने कहा कि इस काम के लिए वो अपनी मां से कहेगा और इस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। आंसू पोंछते हुए गुरुचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी आएंगी? जी, आज ही मैं उन्हें बुलाने के लिए जाने वाला हूं। ललिता की मामी ने सभी बातें धीरे धीरे ज्ञात कर ली। शेखर का ब्याह कहां होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, कितना गहना दिया जाएगा, नवीन बाबू का देहांत कब हुआ, दीदी कहां हैं, कैसी हैं, ये सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने मालूम कर ली। इन बातों के समाप्त होने तक चांदनी छिटक आई थी। गिरीन्द्र इसी समय नीचे उतर कर आया और शायद वो अपनी बहन के पास गया। शेखर से गुरुचरण बाबू की स्त्री ने पूछा, शेखर, क्या तुम मेरे दामाद को जानते हो क्या? इस तरह के सुयोग के लड़कों का मिलना संसार में कठिन है बेटा। शेखर ने कहा कि इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं है। गिरीन्द्र से उसकी काफी बातें हो चुकी हैं और वो उससे परिचित है। इतना कहकर वो उठकर तेजी से बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस घने अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आज ही माँ को बुलाने जाओगे? हाँ, कि उन्हें बहुत ही शोक हो गया है। उन्हें तो उन्माद सा हो गया है। अच्छा, तुम कैसे हो? ठीक हो, कहता हुआ शेखर तेजी से चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप खड़े होने के कारण उसके शरीर को अपवित्र समझा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलंब था। ललिता की याद को आग लगाकर नष्ट कर देने के लिए उसने अपने रोम रोम में आग लगा दी। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली। अत्यधिक दुख के कारण अपने अंतःकरण में उसने ललिता का तिरस्कार किया। उल्टा आदि कहने पर भी उतारू हो गया। बातचीत के समय गुरुचरण बाबू की पत्नी ने कहा था, सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले ही कहा था। ललिता की इन्हीं शेखी भरी बातों से उसके शरीर में जैसे आग लग गई। मां को वापस लेकर शेखर आ गया, परंतु अभी शादी के 10-12 दिन शेष थे। 2-3 दिन व्यतीत हो जाने पर ललिता सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई कोई चीज उठाकर टोकरी में रख रही थी। इस बात की जानकारी शेखर को न थी कि ललिता आई है। वो कमरे के अंदर आकर मां को पुकारते ही चौकन्ना हो गया। ललिता ने सिर झुकाकर काम जारी रखा। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या है बेटा? वो जिस लिए अंदर मां के पास आया था उस आशय को भूलकर, नहीं कुछ नहीं, कहता हुआ वो झट से वहां से चला गया। ललिता की ओर वो भरपूर नजर न डाल सका था, परंतु उसकी निगाह उसके दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी। उसके हाथों में कांच की 2-2 चूड़ियां पड़ी थी। शेखर ने शुष्क मुस्कान के साथ कहा, ये तो एक तरह का ढोंग है। उसे तो पता था कि गिरीन्द्र ही इसका पति है। विवाहिता स्त्री के इस प्रकार खाली कलाइयों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसी समय संध्या समय की बात है, जब वो तेजी से नीचे जा रहा था, उसी समय ललिता ऊपर आ रही थी। बीच में दोनों ने एक दूसरे को देखा। ललिता एक तरफ रुक गई, परंतु शेखर के पास पहुंचते ही धीमे स्वर में बोली, तुमसे कुछ बात कहनी है। शेखर ने आश्चर्यचकित हो पूछा, किससे कहनी? मुझसे? हाँ, तुमसे ही कहनी है। अब भला कौन सी बातें मुझसे कहने के लिए शेष रह गई? ललिता चुपचाप सुन्न सी उसी स्थान पर खड़ी रही, फिर गहरी सांस छोड़कर धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन शेखर अपनी बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच ज्यों ही उसने अपनी दृष्टि फेंकी तो दिखाई पड़ा कि गिरीन्द्र उसके पास आ रहा है।
निकट आकर गिरिंद्र एक कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्कार किया और अखबार एक तरफ रख दिया। फिर उसकी ओर उसने दृष्टि डाली, मानो उसके आने का कारण जानना चाहता हो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई बात न छेड़ी। आज तक किसी ने इस विषय में बात करने की इच्छा भी प्रकट न की थी। गिरिंद्र ने काम की बात प्रारंभ की। वो बोला, किसी विशेष के लिए आज आपको कष्ट देने आया हूं। मेरी सास जो चाहती है वो तो आपको पता ही है। उनकी इच्छा अपना मकान आप लोगों के हाथ बेचने की है। उन्हीं का संदेश लेकर मैं आया हूं। इस घर का जितना ही शीघ्र तोड़ ताड़ हो जाए तो फिर वो मुंगेर इसी माह में वापस चली जाए। गिरिंद्र को देखते ही शेखर के हृदय में एक तेज तूफान उमड़ा हुआ था। गिरिंद्र की बातें उसको अच्छी न लगी। उसने गुस्से में कहा, वो सब तो ठीक है, पर बाबूजी के मरने के बाद से बड़े भैया ही करता धरता है। उन्हीं की राय से सब कार्य होते हैं। उनके पास ही जाकर ये सब कहिए। मुस्कुराते हुए गिरिंद्र ने कहा, जी ये बात तो हमको भी ज्ञात है, परंतु इस बात को आप ही कहें तो अच्छा होगा। उसी भाव में शेखर ने कहा, जी आपके कहने से भी तो काम बन सकता है। इस समय तो आप ही उस पक्ष के सर्वोपरि हैं। यदि मेरे कहने की आवश्यकता हो तो मैं कह देता हूं, परंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप तनिक भी ध्यान दे दें तो सारा काम मिनटों में बन जाएगा। शेखर एक मोटे तकिए के सहारे बैठा हुआ बातें कर रहा था। गिरिंद्र के ये शब्द कानों में पड़ने पर वो चौंक कर उठ बैठा और बोला, किसने कहा? जरा एक बार फिर से कहिए। ललिता दीदी कह रही थी। शेखर ललिता दीदी शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वो आगे की बात सुन ही नहीं सका कि गिरिंद्र ने क्या कहा। बड़ी उत्कंठा के साथ विह्वल भाव से गिरिंद्र की ओर देखते हुए उसने पूछा, गिरिंद्र बाबू मुझे क्षमा करना, लेकिन आपका पाणी ग्रहण ललिता के साथ नहीं हुआ? गिरिंद्र ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा, जी नहीं, बस घर के सभी लोगों को तो आप जानती हैं, अन्ना काली के साथ मेरा विवाह। ललिता के मुंह से गिरिंद्र को सभी बातें मालूम हो चुकी थी। बोला, जी हाँ, तय तो कुछ और ही हुआ था। अन्ना काली के साथ शादी की बात न हुई थी। प्राण निकलते समय गुरुचरण बाबू ने मुझसे कहा था कि मैं अन्यत्र अपनी शादी न करूं। मैंने भी उनसे उस समय वादा कर लिया था। उनके मरने के बाद ललिता दीदी ने सब बातें मुझे समझाकर कहा कि वास्तव में किसी को यह मालूम नहीं है कि उनके पतिदेव जीवित हैं और उनकी शादी हो गई है। शायद दूसरे इस बात को सुनकर उन पर विश्वास न करते, परंतु मैंने तुरंत उन पर विश्वास कर लिया। इसके सिवा किसी भी स्त्री का एक से अधिक ब्याह हो भी तो नहीं सकता। और क्या, शेखर की आंखों में पहले से आंसू भरे थे। इस समय तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसे किसी बात की सुध भी न थी। उसे ध्यान भी न था कि एक पुरुष दूसरे के सामने इस प्रकार आंसू बहाए। इस लज्जा का उसे अनुभव भी न था। गिरिंद्र की ओर शेखर भौचक्का सा देखता रहा। उसका हृदय पहले से शंकित था। ललिता के पतिदेव को आज उसने जान लिया। आंसू पोंछते हुए शेखर ने कहा, लेकिन ललिता को क्या आप चाहते हैं? गिरिंद्र के मुख पर वेदना का क्षणिक आभास हुआ, परंतु शीघ्र ही अपने को संभाल कर उसने हंस दिया और पहले वाले प्रश्न के उत्तर में कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। प्यार कितना भी क्यों ना हो, फिर भी किसी ब्याही हुई स्त्री से कोई ब्याह तो नहीं करता ना। खैर, जाने दो इन बातों को। मैं अपने से बड़ों के सामने इस तरह की बातें नहीं करता। गिरिंद्र ने एक बार हंसकर खड़े होते हुए कहा, अच्छा तो फिर मैं चलता हूं, बाद में मुलाकात होगी। इतना कहकर प्रणाम करके वो चला गया। शेखर पहले से ही गिरिंद्र के प्रति द्वेष भाव रखता था। आजकल इस अवसर पर तो उसे द्वेष ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया। परंतु आज गिरिंद्र के चले जाने पर उस जगह को जहां पर गिरिंद्र बैठा था, बार बार मस्तक झुकाकर वो प्रणाम करता रहा। आदमी कितना बड़ा त्यागी हो सकता है, हंसते हंसते कितने कठिन से कठिन प्रण कर बैठता है। यह अनुभव उसे अपने जीवन में आज पहली बार हुआ। दोपहर के बाद भुवनेश्वरी ललिता की मदद से कपड़े ठीक ठाक करके रख रही थी। उसी समय शेखर भी वहां जाकर मां के बिछौने पर जा बैठा। आज वो ललिता को देख कर भी दूर न जा सका। भुवनेश्वरी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटा? पहले तो निरुत्तर होकर शेखर उन्हीं कपड़ों की ओर देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, मां ये सब क्या हो रहा है? कितने कपड़े चाहिए, किस प्रकार से दिए जाएंगे, इसी सब का इंतजाम कर रही? अभी तो और भी कपड़े मंगाने पड़ेंगे। क्यों बेटी ललिता? ललिता ने सिर हिलाकर समर्थन किया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मां,
यदि मैं अपना ब्याह न करूं तो? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम ये भी कर सकते हो, तो फिर ऐसा ही समझिए मां। व्यग्रता पूर्वक मां ने कहा, ये कैसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहे हो? अब कभी ऐसी बात न कहना। अब तक मैं चुप्पी साधे रहा मां, किंतु अब चुप रहने में भलाई नहीं है। काम सब भले ही सत्यानाश हो जाए, लेकिन मेरे लिए अब चुप रहना कलंक की बात होगी मां। भुवनेश्वरी इन बातों का आशय न समझ सकी थी। वे शोकाकुल भाव में शेखर की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, मां, तुमने अपने बेटे के अब तक के सभी गुनाह माफ किए हैं, ये भी एक गुनाह माफ कर देना। वास्तव में मैं शादी न कर सकूंगा। शेखर की इस बात को सुनकर भुवनेश्वरी की व्यग्रता और भी बढ़ गई, परंतु इस भाव को प्रकट न करके उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ठीक है, इस समय मुझे बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं, अभी तू जा। शेखर ने हंसने का सा मुंह बनाकर सूखे स्वर में कहा, मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूं मां, ये शादी नहीं हो सकती, कतई नहीं। पागल है क्या तू? ये भी कोई बच्चों का खेल है बेटा? ये बच्चों का खेल नहीं है मां, इसी कारण तो मैं तुमसे बार बार कहता हूं। इस बार सचमुच ही कुछ क्रोध करके भुवनेश्वरी ने कहा, देख, मुझे ठीक ठीक बता, बात क्या है? इस प्रकार गोल मटोल बातें मुझे न भली लगती हैं और ना ही मैं उन्हें समझ पाती हूं। साफ साफ बता। धीमे स्वर में शेखर ने कहा, किसी दूसरे दिन सुन लोगी मां, मैं सभी बातें स्पष्ट रूप में तुम्हारे सामने रख दूंगा। किसी दूसरे दिन कहेगा? कपड़ों को एक किनारे हटाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, तो ऐसा कर, आज ही मुझे काशी छोड़ा। इस प्रकार के घर में मैं एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती। शेखर सिर नीचा किए नीरस सा बैठा रहा। बड़े ही गंभीरता पूर्वक शब्दों में भुवनेश्वरी ने कहा, अच्छा, ललिता भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी है, जरा देखूं उसका कुछ प्रबंध कर सकती हूं अथवा नहीं। इस बार शेखर ने मुंह उठाकर कुछ हंसकर कहा, मां, जब तुम उसको साथ ले ही जा रही हो तो फिर उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर उसके लिए और किसकी आज्ञा हो सकती है? शेखर को हंसते देखकर वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और एक बार ललिता की ओर देखकर बोली, बेटे, इसकी बातें सुनती हो ना? ये समझता है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी चाहूं तुमसे कह सकती हूँ, जहां चाहूं ले जा सकती हूँ। शायद वो तेरी मामी से पूछने की भी जरूरत नहीं अनुभव करता। ललिता बिल्कुल चुप रही, पर शेखर की बातचीत और भावों को देखकर वो शर्म के मारे जमीन के अंदर धसी जा रही थी। शेखर ने फिर कहा, देखो मां, यदि तुम इसकी मामी को सूचना देना ही चाहती हो तो फिर वो तुम्हारी मर्जी है, परंतु होगा वही जो तुम कहोगे। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिसको तुम साथ ले जाना चाहती हो उसे तनिक भी इनकार न होगा। वो तुम्हारी बहू है मां। ये कहकर शेखर ने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य में पड़ गई। जन्म देने वाली मां के सम्मुख पुत्र का इतना परिहास, लेकिन अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, ये क्या कह रहा है शेखर? ललिता मेरी कौन है? शेखर ने मुंह ऊपर नहीं उठाया और धीरे धीरे बोला, मां, मैंने ठीक ही कहा है। ये आज की बात नहीं बल्कि 4 वर्ष पहले की बात है। तुम उसकी सास हो मां और वो तुम्हारी पुत्र वधू है। अधिक मैं कहने में असमर्थ हूं मां, अब तुम उससे ही पूछ लो। ये कहने के पश्चात शेखर ने देखा कि ललिता गले में आंचल डालकर मां को प्रणाम करने का उपक्रम कर रही है। वो भी उसकी बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों ने आशीर्वाद पाने की लालसा से झुककर मां को प्रणाम किया। दोनों घुटने टेक कर जमीन पर नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात शेखर 1 मिनट भी न रुक सका और वहां से चला गया। भुवनेश्वरी बड़ी ही प्रसन्न थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू मढ़ाए। वास्तव में वो ललिता को हृदय से प्यार करती थी, बिल्कुल सगी पुत्री की भांति उसे समझती थी। खुशी से उन्होंने ललिता को अपने पास खींच लिया और उसके सामने गहने वाला संदूक खोलकर रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने ललिता के संपूर्ण अंगों को गहनों से आभूषित कर दिया। फिर ललिता से कहा, तो क्या इसी कारण गिरिंद्र का ब्याह अन्नकाली से हुआ? ललिता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मां, इस संसार में गिरिंद्र बाबू की भांति सत्य पुरुष होना कठिन है। जब मैंने उनसे अपनी बातें बताई तो उन्होंने मेरे कहने पर विश्वास कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि मैं परिणीता हूं। मेरे पतिदेव इस संसार में मौजूद अवश्य है, पर मुझे अपनाएं या ना अपनाएं ये उनकी अपनी इच्छा है। इतना सुनकर गिरिंद्र ने और आगे जानने की चेष्टा न की। भुवनेश्वरी बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने ललिता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, बेटे, मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम दोनों दीर्घजीवी हो। अच्छा बेटे, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर बड़े पुत्र अविनाश को बताऊं कि ब्याह की लड़की बदल गई है। ये कहकर भुवनेश्वरी हंसती हुई प्रसन्न चित्त से अविनाश के कमरे की ओर चली गई और ललिता
नई बहू की भांति सिर पर घूंघट डालकर बैठ गई। तो ये था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता। ये उपन्यास आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले उपन्यास के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।